नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 20 सितंबर 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 83rd एपिसोड यानी 83वां एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। कल सैटरडे को यानी कि 19 सितंबर को आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेक्शन ऑन होने के बाद आप लोगों ने जो सवाल भेजे हैं, जो रूल के हिसाब से यहाँ पे लिखे हुए उसके हिसाब से जितने सवाल आए उन सवालों को सेलेक्ट कर लिया है। जेन्युइन क्वेश्चन को, उनके सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोग के सामने। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए और अपने सवाल देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है अगर आप स्किप करेंगे तो वीडियो आपका सवाल हो सकता है स्किप होकर निकल भी जाए। तो चलिए शुरुआत करूंगा। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं रिपीट कर देता हूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं लाइव मार्केट में। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और यहाँ पे जितने भी सवाल सेलेक्ट हुए उस पर मैं अपना व्यू बताऊंगा। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी, इसको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं किसका है पहला सवाल, किन दर्शकों ने भेजा है सवाल को और उनका क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल उड़ीसा बालूगांव खुर्दा से भेज रहे हैं ललित कुमार माझी साहब। लिख रहे हैं कि सर एनी स्ट्रैटेजी आई एम लर्न बट स्टॉक सिलेक्शन आई एम एवरीडे कंफ्यूज एंड एवरीडे लॉस माई मनी, प्लीज गाइड मी सम स्टॉक सेक्शन पीआरबी स्ट्रैटेजी। तो ये पीआरबी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग स्टॉक सेलेक्ट करते हैं लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली मैंने पीआरबी स्ट्रैटेजी पे कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए ये सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। कौन कौन से स्टॉक पीआरबी के लिए बेहतर होते हैं, नाइस 9 करके एक वीडियो मैंने बनाया था। आपको मैं अपने ललित जी मैं अपने चैनल पे ले चलूँगा, यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ आने के बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आऊँगा और यहाँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके व्यूफुल प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं नाइस 9 बेस्ट स्टॉक फॉर पीआरबी स्ट्रैटेजी। ऑलरेडी मैंने वो काम कर रखे हैं आप लोगों के लिए। प्रॉब्लम होती है वीडियो देखने का, समय निकाल के वीडियो देख के उसको समझने का। तो आप इसको समझिए, आप इसको देखिए। एक तो ये वीडियो है, दूसरा एक और भी वीडियो मैंने बनाया था पीआरबी के लिए ही कि हाउ आई कैन सेलेक्ट स्टॉक फॉर पीआरबी एंड ओआरबी। अगर इन सारे वीडियो को आप देखते हैं, साथ ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला वीडियो भी अगर आप देखते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर, तो आपको बहुत सारे सिलेक्शन में और स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग बहुत हेल्प होगा। कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे स्टॉक्स के मूवमेंट को समझना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल लेता हूं और लाइक और फीडबैक कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगला सवाल है प्रशांत चौहान साहब अहमदाबाद गुजरात से पूछ रहे हैं कि 421 पर आईजीएल को लेना चाहता हूं मंडे को, तो क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट टाइम क्या होता है कि ये सेक्शन इंट्राडे के लिए तो मैंने रखा ही नहीं है प्रशांत साहब। इंट्राडे का क्वेश्चन इसमें वैलिड नहीं होता, ठीक है। आप इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पोजिशनल कुछ भी होना है तो अगर आपको लेना हो उसके हिसाब से, तो मेरा जो आईजीएल पे मैंने दिया हुआ ऑलरेडी, मैंने आईजीएल पे वीडियो भी बना के दिया हुआ था। 425 के ऊपर अगर ये क्लोज कर जाता है तो फिर एक पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा 440 से लेके 450 के टारगेट के लिए। पोजिशनल कॉल के लिए बता रहा हूँ, नॉट फॉर इंट्राडे। ये 425 के ऊपर जब क्लोज करेगा आईजीएल तब क्लोजिंग बेसिस पे 440 और 50 के लिए टारगेट के लिए पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओंकार पाटिल साहब धारा कहाँ से पूछे, धाराशिव से पूछ रहे हैं कि मैं एक सरकारी जॉब करता हूँ, क्या मुझे जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्या ये गलत है। अगर गलत है तो राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण तमानी ये कैसे फुल टाइम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं। बहुत बढ़िया। तो राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण तमानी साहब कैसे करते हैं सर, वो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं, ये चीज़ें तो आपको पता है। राकेश झुनझुनवाला सीए भी है, आपको ये पता है कि नहीं, है ना। और राधा कृष्ण दवानी भी बहुत बड़े वो क्या मतलब बड़े बड़े डीमार्ट के मालिक हैं, ये चीज़ पता है कि नहीं, बिजनेस है उनका। तो ये चीज़ें क्या आपके साथ भी है क्या पाटिल साहब, नहीं है ना। अगर नहीं है तो पहले तो आपको सीए बनना पड़ेगा उनके जैसे सोच लाने के लिए। दूसरी बात क्या होती है कि राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी तो हमें याद रहते हैं,
पर हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन याद नहीं रहता, जिन्होंने सारा, इतना बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे तेज दिमाग का साइंटिस्ट होने के बावजूद स्टॉक मार्केट में जीरो हो गए थे, अपना सारा कैपिटल जीरो कर लिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हम उनको याद क्यों नहीं रखते? उनको भी तो याद रखना चाहिए। सिर्फ झुनझुनवाला साहब और दमानी साहब को याद रख के क्या हासिल होगा? नहीं होगा ना। हमें दोनों साइड के चीज़ों को देखना होगा। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास नहीं था और इन लोगों के पास है? ऐसा कुछ तो होगा। पैसा तो दोनों के पास था, पैसा तो इन दोनों के पास भी, पैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भी पूरा था। तो क्या चीज़ था जो वो फेल हो गए, और जबकि उतना तेज दिमाग के साइंटिस्ट थे वो फिर भी, और ये लोग पास हो गए इस स्टॉक मार्केट। यहाँ एक चीज़ है कि आप के पास सबसे फर्स्ट तो होता है कि लर्निंग प्रोसेस। अल्बर्ट आइंस्टाइन फार्मूला बनाने में माहिर थे, E=mc², बड़े बड़े रहस्य को सुलझा लेते थे, लेकिन स्टॉक मार्केट उन सारे रहस्यों से भी ऊपर है ना। और वहाँ पे हमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती स्टॉक मार्केट में, हमें यहाँ सिंपल सोच की ज़रूरत होती है, सिंपल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। तो इन लोगों के केस स्टडी को आप पढ़िए। राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी का सिर्फ नाम सुन के या एक दो चीज़ देख करके आप किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। आप पूरा इनका केस स्टडी पढ़िए, टाइम लगेगा, इनके जीवनी को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये किस तरह से काम करते हैं ये लोग और कितना पेशेंस रखते हैं। हमारा और आपका हाथ पांव फूल जाएगा अगर हमारा स्टॉक 10% गिर जाता है लेते के साथ, हाथ पांव फूल जाएगा। फूलेगा कि नहीं फूलेगा? आप ज़रा इमेजिन करिए, अगर आप कोई स्टॉक लेते हैं और वो लेते के साथ 10% गिर जाता है, रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं मार्केट क्रैश हो गया, 20% चला गया, तो आपके हाथ पांव तो फूल ही जाएंगे, कलेजा बाहर आ जाएगा। इनका नहीं आता है सर, इन लोगों का नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनका अपना रिस्क एपेटाइट है, क्योंकि इनको अपना पता है, इनको व्यू पता है कि इन्होंने क्या देखा है उस कंपनी में, इन्होंने क्या देखा उस कंपनी में और वो क्या करना चाह रहे हैं, इनको पता है। इसलिए इनका व्यू चेंज तब तक नहीं होगा जब तक कि वो चीज़ें चेंज ना हो जाए जो इन्होंने देखा। तो मार्केट क्रैश भी हो जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अभी भी वो रीज़न वैलिड है जो चीज़ देख के इन लोगों ने लिया हुआ था। तो आपको इनके केस स्टडी को देखना चाहिए। टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा और पूरा का पूरा 1 आध घंटे का वीडियो बन जाएगा, और इतना टाइम तो होगा भी नहीं आपके पास जो कि इतना सुनेंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आप झुनझुनवाला साहब का और दमानी साहब की केस स्टडी, लाइफ स्टडी, ये सब करिए, आपको सारी से पता चल जाएगा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी स्टडी करिएगा, आपको उनका फेल होने का रीज़न भी पता चलेगा, इनका पास होने का रीज़न भी। भिलाई छत्तीसगढ़ से धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार सर आपको भी। फ्राइडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी 2 PM को फॉल आ गया, कृपया चार्ट में समझें। अच्छा, फॉल आ गया तो फॉल आ गया तो आ गया, आप चार्ट में क्या समझे? चार्ट खोलूंगा सर ऐसे गिर गया, देखिए सिंपल चार्ट। ऐसे अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी कुछ भी खोलता हूँ, इसमें आप देखिए ये ऐसे खुला ना, ये खुला हुआ निफ्टी, ये फॉल आ गया, इसमें क्या समझना सर? ये तो हमारा फॉल आ गया, सिंपल सी बात है ना। 11,550 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर निफ्टी 11,600 के पास में ट्रेड कर रहा होता है, 11,600 के पास, दैट में अब 600 नहीं, 590 भी हो सकता है, 580 भी हो सकता है, यानी 550 के ऊपर अगर 11,550, 60 ये सब ऊपर है तो उसके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट 11,550 ही बनता है ना। और अगर 11,550 ब्रेक हो जाता है तो फिर वो फॉल आएगा। एक बार यहाँ पे सिग्नल दिया उसने, लेकिन फिर वहाँ से कवर करके चला गया, लेकिन फिर उसको बर्दाश्त नहीं हो पाया। 11,550 को जैसे ब्रेक किया तो बहुत ही हेवी कैंडल बना के नीचे आया, और अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप देखेंगे 11,450 के पास होता है, तो 11,450 को टेस्ट किया, यहाँ देखिए, और वहाँ से बाउंस कर गया। और दूसरा एक सपोर्ट होता है 11,500 के आसपास, तो वो लगभग क्लोजिंग वहीं पे जाके किया 516 के आसपास में या 505 के आसपास में, है ना, 505 के आसपास में लास्ट टाइम में, ये देखिए यहाँ पे। तो ये चीज़ें होती है, जो उसका सपोर्ट टूटेगा तो गिरना तो लाजमी है। एक बार इशारा किया, समझदार लोग समझ गए होंगे, दूसरा बार इशारा किया, तीसरा बार बर्दाश्त नहीं हो पाया, एक बार ठोकर किया, कमजोर कर दिया दीवार, दूसरा बार और कमजोर कर दिया, तीसरा बार तोड़ के नीचे आया। सपोर्ट टूटेगा, फॉल आएगा, सिंपल बात है सर, आपको सपोर्ट पता होना चाहिए। पुणे से दीपा जी कह रहे हैं कि आई हैव बाय HUL 2210। अच्छा, बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर को 2210 पे बाय किया हुआ है, PVR को 1285 पे बाय किया हुआ है, तो ठीक है,
देखिए आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर को 2210 पे बाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने कितनी बार बोला है अपने हैवी वेट स्टॉक में कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ना साइडवेज जोन में फंसा हुआ है ना, साइडवेज में अभी 2100 के आसपास चल रहा है और वो पॉजिटिव तब तक नहीं होगा जब तक उस जोन से बाहर नहीं आ जाए। इसके दो दो जोन बने हुए, बाय हम 2200 के ऊपर में करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपने 2210 पे पहले ही किया हुआ है, जबकि वो 2200 के ऊपर तो गया भी नहीं है, आपने लगता है बहुत पहले से लेके रखा है। जहाँ तक चार्ट देख के मैं समझ में आ रहा है मुझे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। यह देखिए ये 2200, ये है इसका जोन, साइडवेज जोन है एकदम, देखिए फंसा हुआ है ना। 2200 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक जाएगा ही नहीं। आपने पहले लिया हुआ है, लेकिन जिस वक्त आपने लिया ना तो उस वक्त उसका लेवल 2250 का बन रहा था। आपने सोचा यहाँ पे कि ये अपने नियर पे खड़ा है, यहीं पे खरीद लेती हूँ जो भी, उसके बाद वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन नहीं, तब हमारा लेवल बन रहा था 2250 का। आपने 2250 के ऊपर लेना चाहिए था, उसके पहले नहीं लेना था, आपने ले लिया, गड़बड़ कर लिया। अब देखिए ये जिस जगह पे खड़ा है ना वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो गया, अगर 2080 को ये ब्रेक नहीं करता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपका कुछ राहत की बात होगी। पॉजिटिव ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक इस बॉक्स के बाहर नहीं निकले, कम से कम 2200 का लेवल तो ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक 2200 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं, इसलिए आपको वेट करना है। 2080 के निकलने के बाद आपको कट करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और दूसरी बात है पीबीआर, पीबीआर आपने 1285 पे लिया है और वो 1203 हो गए, तो अब 1150 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, दिक्कत है यहाँ पे। 1150 का स्टॉप लॉस लगाइए, मंडे को एक मूवमेंट मिल सकता है अपसाइड का, में भी है ना, चांसेस है कि मंडे को एक अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा 1150 का, लेकिन इस कंडीशन में स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऊपर जब तक ये 1250 ब्रेक नहीं करे तब तक कोई फायदा पीवीआर में नहीं हो सकता। और संबलपुर रेधा कोल, प्रीतम लाल थापा साहब कह रहे हैं रेधा कोल संबलपुर से कि मार्केट क्यों गिर रहा है। अच्छा, कोई भी कैंडल, कोई भी एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, प्लीज़ टेल मी सर, तब हम सब कैसे ट्रेड करें। मेरा स्टॉप लॉस लगा 9000 का, फ्राइडे हम बाय में थे, 1 मिनट में मार्केट गिरा, काट नहीं पाया, मेरा ऑपरेट करते ही तक स्टॉप लॉस कट गया। अच्छा, ऑपरेट करते करते स्टॉप लॉस कट गया इनका। मंडे को कैसा करे निफ्टी ऊपर के नीचे, इसके लिए तो एनालिसिस में अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो, उम्मीद है आप देखते होंगे, और नहीं देखते हैं तो आज से देखना शुरू कर दीजिएगा, शाम में वो वीडियो पोस्ट होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। दूसरी बात इसको अदरवाइज नहीं लेना है, जो भी मैं कहूँगा प्रीतम लाल साहब, जो भी मैं कहूँगा इसको अदरवाइज नहीं लेना है। और सारे लोगों को, मार्केट में सर एस्ट्रोलॉजी नहीं चलते। आपने इसके पहले भी कुछ मैसेज मुझे किए थे, तो सारे मैसेज को रीड करने के बाद मैं जहाँ तक आपकी साइकोलॉजी समझ पा रहा हूँ, आप एस्ट्रोलॉजी पे बहुत भरोसा करते हैं, है ना, आप एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ही बिलीव करते हैं। और ये मार्केट में सर एस्ट्रोलॉजी नहीं चलता। अगर एस्ट्रोलॉजी चलता है इस मार्केट में तो काशी के सारे पंडित, ध्यान से सुनिए मैं जो भी बोल रहा हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, काशी के सारे पंडित आज स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होते अगर एस्ट्रोलॉजी चलता तो, है ना, नहीं चलता है सर। तो एस्ट्रोलॉजी पे ये मार्केट एस्ट्रोलॉजी बिलीव करिए, अदर जो भी कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं आप करिए, आपकी बिलीव पे मुझे कोई ये नहीं है। मार्केट में वो चीज़ें नहीं चलती है एस्ट्रोलॉजी। चार्ट देखने की जगह अगर आप मार्केट का ग्रह नक्षत्र देखना शुरू कर देंगे तो सर मार्केट वैसे काम नहीं करता। अगर आप वैसे काम होता तब तो आपका स्टॉप लॉस ही नहीं कटना चाहिए था, है ना। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलता तो फिर मार्केट का आपका स्टॉप लॉस ही नहीं कटना चाहिए था ना, कट गया ना। ये चीज़ें होती है, तो चार्ट पे भरोसा करिए मार्केट की रिगार्डिंग, एस्ट्रोलॉजी पे नहीं। अगर ऐसे होते तो सारे पंडित आज स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होते। समझ रहे ना आप इस बात को, उम्मीद करता हूँ इसको अदरवाइज नहीं लेंगे आप, ठीक है। और चार्ट को समझने की कोशिश, बाकी बाजार हाट न्यूज़ चैनल देखिए, मैं कुछ भी कह रहा हूँ ना, मैं ज़मीन पे खड़ा होकर यथार्थ की बात करता हूँ, मैं हवाबाजी नहीं करता, मैं रॉकेट साइंस में बिलीव नहीं करता मार्केट में। वो ठीक है, जब साइंटिस्ट बनूंगा या बनेगा लोग तो वो रॉकेट साइंस लगेगा, वो उस जगह का काम आएगा ना, इस जगह पे रॉकेट साइंस काम ही नहीं करता। यहाँ तो नॉर्मल साइंस काम करता है, नॉर्मल थिंकिंग काम करता है, सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। एकदम जितना सिंपल रहेंगे उतना बेहतर रहेगा।
सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अमित मोकारिया साहब कह रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील का लेवल क्या है सेल साइड और बाय साइड, लास्ट कैंडल क्या कहना चाहती है सर। वाह, लास्ट कैंडल बहुत बढ़िया। लास्ट कैंडल कुछ भी कहे अमित साहब, उसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, आपको बस अपने बाय लेवल और सेल साइड पे भरोसा रखना है। आपने तो दोनों साइड की चीज पूछे, बाय साइड सर 295 के ऊपर बाय करेंगे, कैश के चार्ट बता रहा हूँ मैं। 295 के ऊपर हम बाय करेंगे, और अगर हमें सेल भी करना होगा तो हम 285 के नीचे सेल करेंगे, 284 के नीचे सेल करेंगे। 284 ज़्यादा बेहतर होगा, 284 के नीचे सेल करेंगे। ये कैश के लेवल बता रहा हूँ, अगर कैश का ब्रेक होता है तो 284 के नीचे सेल करेंगे, 295 के ऊपर बाय करेंगे कैश के चार्ट पर। भाई लाइक कमेंट फीडबैक जरूर करते चले जाइए, नहीं तो भूल जाते हैं आप लोग। और साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जयंत सरकार साहब कूच बिहार वेस्ट बंगाल से अगला सवाल भेज रहे हैं, कैन आई बाय एलेम्बिक लिमिटेड एंड एसबीआई स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म कितना होता है आपकी नज़र में, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं। लोगों के बीच में ये वर्ड बहुत फेमस हो गया है, मतलब क्या कहते हैं इसको, कैसे लोग यूज़ करते हैं, जैसे खाना में दाल कैसे यूज़ होता है वैसे लॉन्ग टर्म। क्या होता है ये लॉन्ग टर्म, कितना व्यू होता है लॉन्ग टर्म। हम भारतवासी 6 महीने को लॉन्ग टर्म बोलते हैं, है ना। विदेश में 6 साल 10 साल 15 साल को लॉन्ग टर्म बोला जाता है, हम लोग 6 महीने को लॉन्ग टर्म समझ लेते हैं। क्या है लॉन्ग टर्म, कितना रखा है आपने लॉन्ग टर्म का व्यू, क्या होता है लॉन्ग टर्म, है ना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का मतलब समझ रहे हैं तो एसबीआई बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ले सकते हैं, और एलेम्बिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू क्लियर कर लीजिएगा आप, कि आपके नज़र में लॉन्ग टर्म कितने साल का होता है या कितने महीने का होता है, ठीक है ना सर। क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों में, हम लोगों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जब मैं ये चीज़ें अपने लोगों को बताता हूँ ना, तो पहले तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि इतना दिन कोई कैसे रुक सकता है स्टॉक मार्केट में पैसा बनने के लिए। यहाँ तो मिनट में पैसा बन जाते हैं, यहाँ तो चुटकी में पैसा बन जाता है। इतना दिन रुकना क्या, बेवकूफ़ है जो इतना दिन रुकेंगे हम। लोग ऐसे ऐसे मुझे रिएक्शन देते हैं, और वो जानते हैं मिलेनियम कहते हैं उसको, मैं शताब्दी का रिएक्शन कहता हूँ, मैंने रिएक्शन ऑफ द मिलेनियम। मतलब इस तरह के रिएक्शन आते हैं जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे सर पे सिंग निकल आया है और मैं कुछ गधे टाइप का नज़र आने लग गया हूँ लोगों के सामने में। इस टाइप के वो रिएक्शन देते हैं, इतना दिन कौन रुकता है स्टॉक मार्केट में, यहाँ तो पटाख से पैसा बन जाता है, पागल, या तो तुरंत बनता है, इतना दिन कौन रुकता है। इस तरह के रिएक्शन आते हैं मेरे पास, इस तरह की चीज़ें होती है तो गजब। इसलिए अपना लॉन्ग टर्म का व्यू क्लियर कर लीजिएगा सर, अदरवाइज स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। विनय जी दिल्ली से कह रहे हैं, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। सीएंट लिमिटेड के शेयर 421 पे लिया है और एसबीआई 200 पे। प्लीज सर देखिए, एसबीआई 200 के ऊपर ही लेना चाहिए, उसके पहले तो लेना ही नहीं चाहिए। ये आपने अच्छा काम किया, लेकिन उस कंडीशन में स्टॉप लॉस भी तो 190 का था सर, तो आप 190 के नीचे निकले कि नहीं निकले ये बताइए। स्टॉप लॉस 190 का था एसबीआई का, और आप उम्मीद करता हूँ नहीं निकले होंगे, अभी आप बैठे होंगे, है ना। अगर 190 के नीचे क्लोज कर जाता है एसबीआई तो आपको निकल जाना है। वो क्लोजिंग नहीं किया 190 के नीचे, इसको याद रखना है। वो क्लोजिंग 192 के आसपास में है, अगर वो 190 के नीचे क्लोज कर जाता है तो आपको निकल जाना है। अदरवाइज उसको लेना जब भी होता है तो 200 के ऊपर ही लेना चाहिए। और आपने सी एंड को लिया है 421 पे सर, सी एंड 426 चल रहा है, 5 पॉइंट का प्रॉफिट है, बने रहिए सी एंड, उसमें कोई दिक्कत अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। 410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको होल्ड कर सकते हैं। सूरज जी बीकानेर राजस्थान से कह रहे हैं, सैक सॉफ्ट 50 424 पे लिया हुआ है, होल्डिंग सिंस लॉन्ग नाउ एंड नियर टू बाइंग रेट, प्लीज गिव योर व्यू द लेवल। यानी सैक सॉफ्ट का जो शेयर है 50 शेयर लिया हुआ इन्होंने 424 के भाव पे। चलिए इसका चार्ट देखता हूँ, मुझे इसका प्राइस याद नहीं है इसलिए मुझे इसके चार्ट देखने होंगे। ये लगा चार्ट, देखिए 424 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, और अभी तो सर जा रहा है धीरे धीरे, है ना। अभी आपका प्राइस आना स्टार्ट हुआ है। 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके नज़र रखिए, आपका जल्दी प्राइस आ जाएगा सेक्स ऑफ, जहाँ तक चार्ट देख के लग रहा है। और हाँ बिल्कुल बने रहिए सूरज जी, उसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है, चार्ट तो बढ़िया है। अच्छा,
आपकी राय से 20% प्रॉफिट बुक किया। अच्छा, पिछला सप्ताह इनका सवाल आया था अशोक सलूंके साहब का अलम्बिक लिमिटेड में, तो उसमें इन्होंने 20% प्रॉफिट बुक किया है, बहुत बढ़िया सर। और उसके बाद वो भी लिख रहा है आपकी राय से 20% प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंजॉय करिए, प्रॉफिट को इंजॉय करिए सर, मेरे से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इंजॉय करिए। अब ये लिख रहे हैं कि आईजीएल के 50 शेयर बाइंग प्राइस 421 पर है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, टारगेट एसएल क्या होना चाहिए। 425 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 440 से लेके 50 के टारगेट मिलेंगे आपको आईजीएल में, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रशांत चौहान नाम के अपने व्यूवर को बता रहा था। तो उसको याद रखना, 425 के ऊपर अगर वो निकलता है तो इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 410 रुपए का मेंटेन करना पड़ेगा सर। टारगेट 440 से 50 तक का बनेगा। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि सर आई एम होल्डिंग टाइटल। ओके, टाइटल लिया तो सर सोचना क्या है, टाइटल में बने रहिए। फिर आपने लिया होगा तो सही लिया है सर, लगभग मैं मान के चलता हूँ कि मेरे जितने व्यूवर हैं जो भी ले रहे हैं बिल्कुल सही लेते हैं। और टाइटन 1250 पे लिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया बात है। 510 क्वांटिटी लिया है। ओके, एन एवरेज प्लीज गिव योर इंपॉर्टेंट। देखिए स्टॉप लॉस तो सर आपको 1140 रुपये का लगाना पड़ेगा, स्टॉप लॉस 1140 रुपये का। और जब तक ये दोबारा से 1200 को नहीं काटे, जब तक दोबारा से 1200 रुपये को ऊपर नहीं काटता है, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। घनप्रीत साहब नज़र रखेंगे 1140 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 1300 1350 भी बन सकता है। दीपक पाठक साहब पानीपत हरियाणा से पूछ रहे हैं, अगला सवाल भेज रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि सपोर्ट टूटने पर बाय करते हैं, पुल बैक मारता है और एसएल लग जाता है और स्टॉक ऊपर बहुत तेज भाग जाता है, और जब एसएल बड़ा रखो तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। प्लीज़ कोई वीडियो है तो बताना या कोई वीडियो बनाओ। सपोर्ट टूटने पर बाय नहीं होता है सर, रेजिस्टेंस टूटने पर बाय होता है। दैट मीन्स ये लाइन बता रहा है कि आपको बेसिक की जानकारी नहीं है। माफ़ी चाहूँगा ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ इसलिए सॉरी, है ना। लेकिन चूंकि आप लिख रहे हैं सपोर्ट टूटने पर बाय, तो ये लाइन ही बता रहा है कि आपको बेसिक की समझ यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली रेजिस्टेंस टूटने पर बाय होता है, सपोर्ट टूटने पर सेल होता है, ठीक है ना सर। तो पहले आप अपनी बेसिक क्लियर कर लीजिए सर, स्टॉक मार्केट की बेसिक। मुझे ये नहीं पता आप कितने साल से महीने से काम कर रहे हैं, मुझे नो आइडिया, लेकिन जो आप लाइन लिख रहे हैं उस लाइन के हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और रही बात कि स्टॉप लॉस जब बड़ा बन जाता है तो ट्रेंड ही, स्टॉप लॉस बड़ा लगाओ तो ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। तो सर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको चार्ट रीडिंग नहीं समझ में आ रही है, चार्ट आप नहीं देख पा रहे, या आप अपना कट करने का कैपेसिटी नहीं रख पा रहे कि आपको कट करना है। अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो लॉस को नहीं बढ़ाना है, कट करना है। ये चीज़ आप जब तक अपनी बेसिक क्लियर नहीं करेंगे दीपक साहब ना, तब तक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले याद रखिए कि सपोर्ट टूटने पर सेल होता है, रेजिस्टेंस टूटने पर बाय होता है, ठीक है। और आपने शायद यहाँ पे उल्टा किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है। अमित कुमार साहब डिस्ट्रिक्ट रोहतास बिहार से कह रहे हैं कि मैं एसबीआई का कॉल नेक्स्ट मंथ का लिया हूं 230 का 290 पर, अपना व्यू बताएं। सर एसबीआई का आपने कॉल लिया, मैं तो कैश के चार्ट देखता हूं, आपको तो पता ही है। एसबीआई जब तक 200 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा अमित साहब, तब तक तो कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। कैश के चार्ट के बता रहा हूँ, कैश का चार्ट पे अगर एसबीआई 200 के ऊपर क्लोज करता है तब तो आपका प्रॉफिट होना है। अगर वो 190 के नीचे क्लोज कर जाता है तब तो फिर आपका कॉल खतरे में आ जाएगा। तो नज़र रखिएगा 190 के नीचे तक में एसबीआई का। संजय मोरे साहब पुणे महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि टेलीग्राम पे यूएसडी का कॉल दिया करें। ओके, कितना कैपिटल ट्रेडिंग के लिए होना चाहिए सर? आपको वो तो आपके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना, आपका रिस्क प्लस आपका क्वांटिटी, ये सब मिला के आपका कैपिटल। किसी का 5000 भी कैपिटल हो सकता है सर, किसी का 50,000 भी हो सकता है। आप देखिए, मैं मुकेश अंबानी साहब को कहूँगा कि आप 50,000 रखिए कैपिटल ट्रेडिंग के लिए, वो मानेंगे? वो तो कहेंगे मैं 5 करोड़ रखूँगा। तो उनका अपना हिसाब किताब है, उनका अपना रिस्क एपेटाइट है, उनका अपना फंड अलाउ होता है इतना कि वो कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। तो जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सके उतना ही कैपिटल ट्रेडिंग के लिए रखना चाहिए।
कम से कम जो है ना पूरा, अगर मान ले तो आपके पास 1 लाख रुपए फंड है तो 1 लाख ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसका 30% यूज़ करिए, 30 से भी कम करें, 25% यूज़ करें, बाकी उसको आप सेव करके रखें, है ना। सारा का सारा 1 लाख लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है कि सेल बाय करके ट्रेड वाले ज़्यादा हो जाए तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सेल बाय करके ट्रेड वाले ज़्यादा हो जाए तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सेल बाय करके, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रहा है। सेल बाय करके ट्रेड वाले ज़्यादा हो जाए तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ये मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। ये क्लियर करेंगे जब तक, अगले सैटरडे को भेजिए क्लियर करके। सेल बाय करके ट्रेड वाले ज़्यादा हो जाए तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। शायद आप ओवर ट्रेड की बात कर रहे हैं, अगर ओवर ट्रेड हो रहा है तो ब्रोकरेज बहुत कटेगा आपका। ये है आपका। श्रीनिवासुलू जी बेंगलोर से कह रहे क्या ही है अबाउट JSW स्टील 50 शेयर्स एट 280। अच्छा, JSW स्टील 280 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है सर। 50 शेयर है और SL 270, टारगेट इज नीडेड 300, नीड योर से 295। जब तक JSW स्टील ब्रेक नहीं करेगा सर तब तक प्रॉब्लम है, और नीचे अगर ये 284 ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने 280 के भाव पे लिया है और वो प्राइस तो अभी चल ही रहा है। अभी मैंने अमित मोकारिया साहब को जवाब दिया था JSW स्टील का ही, क्लोजिंग 288 के आसपास में वो कर रहा है, तो आप तो 8 पॉइंट प्रॉफिट में 280 का स्टॉप लॉस लगाइए, 284 का लगाइए एक्चुअली, 284 के नीचे निकलेगा तो कट के निकल जाइएगा, 295 के ऊपर जाएगा तो होल्ड करिएगा, 310 तक भी जा सकता है। चलिए अगला सवाल है, और अगला सवाल आशुतोष जी भुवनेश्वर से पूछ रहे हैं, उड़ीसा से, कि फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स ए लॉट सच वैल्यूबल एजुकेटिंग, आई एम ए रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर प्रोग्राम, थैंक यू सर। आई हैव टेकन हैवल्स 650 PE सितंबर एक्सपायरी। अच्छा, 650 का पुट लिया हुआ है हैवल्स का सितंबर मंथ के एक्सपायरी का ₹5.30 पे, एंड द प्राइस वेंट डाउन एंड सॉज 430, काइंडली एडवाइस टू होल्ड। सर हैवल्स की बात कर ले, हैवल्स अभी तो फ्राइडे को भी जहां तक देखा तो काफ़ी अच्छा जा रहा था हैवल्स, थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है नीचे हैवल्स याद रखिए, जब तक हैवल्स के पास 670 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहेगा तब तक जो आपने पुट लिया हुआ है वो फायदा नहीं देगा। 670 का कैश का चार्ट अगर हैवल्स तोड़ देता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपका बनेगा। ऊपर अगर ये किसी भी कारण बस 690 को अगर ब्रेक कर देता है तो आप निकल जाइएगा, नहीं तो बड़ा लॉस हो सकता है आपको हैवल्स में, ठीक है ना सर। इस तरह से, और आप कह रहे हैं कि कितना फंड रखना चाहिए, कितना मार्जिन रखना चाहिए। सर आपने बाय किया है ना, तो बाय में तो सर प्रीमियम ही रखना है, उससे ज़्यादा तो रखना ही नहीं, प्रीमियम में अपने आप खत्म हो जाना है। तो प्रीमियम भर रखे, सेल तो किया नहीं, सेल करते तो प्रॉब्लम होती, बाय में किया तो कोई दिक्कत नहीं। तनवीर आलम साहब दिल्ली से कह रहे हैं कि मेरे पास TCS 2470 की बाइंग है, टारगेट स्टॉप लॉस क्या है। सर TCS में तो मेरे सारे टारगेट आ गए, मैंने तो 2300 के ऊपर ही बाय करवाया था TCS, है ना। अभी तो 2457-55 के आसपास TCS चल रहा है, तो 2470 पे तो मैंने दिया ही नहीं, मैंने 2300 पे दिया था, 2300 के लिए 2400 और 2450 के टारगेट के लिए सारे टारगेट इसके हो गए। अभी देखिए अगर आपने लिया तो स्टॉप लॉस 2430 रुपये का लगाइए, 2430 के नीचे निकलेगा तो भाग जाइएगा। हाँ, ऊपर अगर ये वापस से 2500 ब्रेक करता है तो रुक जाइएगा, 2600 तक आ जाएगा। बिरला सॉफ्ट 197 की बाइंग है, ठीक है सर, 197 की बाइंग, कोई दिक्कत है। बिरला सॉफ्ट मैंने 73 पे बाय करवाया था और 73 से बिरला सॉफ्ट 200 तक चला गया ना। तो आपने इतना लेट फिर क्यों पकड़ा उनको, तो उनको पहले ही पकड़ना चाहिए था बिरला सॉफ्ट को। 73 पे ही मैंने बाय करवाया था इसको, 200 तक चला गया, आपने 197 लिया। याद रखिए स्टॉप लॉस 190 का लगेगा, 190 के नीचे आने पे वो 180 तक चला जाएगा, 200 के ऊपर वापस से निकलता है तो फिर से एक पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट करेगा 210 के टारगेट के लिए। अगला सवाल है, और ये शायद अंतिम सवाल है, हाँ ये अंतिम सवाल है, मोहम्मद अमान साहब का, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। सर जी आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए ना, भूल जाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है कि 3i इन्फोटेक के 362 शेयर है, बाय प्राइस ₹3.50 पे। चार्ट देकर बताएं किसी कंपनी, कैसी कंपनी, बेकार कंपनी है सर, चार्ट ही नहीं देखना है मुझे इसका, पेनी स्टॉक है ये, ठीक है, सीधी सी बात है, पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक्स को फॉलो नहीं करता हूँ मैं। ₹3.62 कितना 50 पैसे पे लिया है, ठीक है। कंपनी क्या काम करती नहीं काम करती वो नहीं, चार्ट जैसे ही देखेंगे मुझे इनका ये खराब हो जाएगा। 3i इन्फोटेक बहुत ही
देख लीजिए, सिर्फ सर्किट पे सर्किट सर्किट सर्किट। सर आपने लिया है बिल्कुल 3 रुपये 65 पैसे 50 पैसे पे लिया, 3 रुपये 40 पैसे चल रहा है, कोई बात नहीं सर। जब ये सर्किट लगता है ऊपर जाता है तब तो यहाँ पे मज़ा आता है लोगों को, नहीं इस जगह पे बहुत मज़ा आता है कि वाह 2 से 3, 3 से 4 हो गए। लेकिन जब ऊपर से नीचे आने लग जाते हैं तो ये दिक्कत होता है। याद रखिए 3 रुपया 25 पैसा अगर कट जाता है और तो आपको निकलना पड़ेगा। ऐसे सब स्टॉक में सर अपना पैसा मत लगाइए, अपना मेहनत से कमाया ना पैसा, फिर क्यों लगाना है ऐसे सब स्टॉक्स में। किसी अच्छे स्टॉक्स में लगाइए ना जो आपको कुछ मुनाफा बना के दे सके। ऐसे सब स्टॉक से, पेनी स्टॉक से दूर रहा करिए सर। खासकर अगर जानकारी ना हो मार्केट की तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना सर। 3 रुपये 25 पैसे के नीचे निकलेगा तो कट के निकल जाइएगा, 3 रुपये 75 पैसे के ऊपर जाएगा तो रुके रहिएगा। बस यही मैं इसमें बता सकता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों ये आपके सवाल मेरे जवाब का सिलसिला 13वां एपिसोड कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ पूरा सवाल आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने सबका जवाब भी सुना होगा, काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। लाइक फीडबैक कमेंट जरूर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।